पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड जिसका AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 60,000 करोड़ को पार करने वाला है। HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड जिसका AUM भी 50,000 करोड़ को पार करने वाला है। तो आखिर इतना ज़्यादा हेविली इन्वेस्टर्स फ्लेक्सी कैप में क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? फ्लेक्सी कैप फंड्स आखिर होते क्या हैं? ये फंड्स किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल होते हैं? और कौन कौन से बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं जो हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अवेलेबल हैं? तो इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आपका स्वागत है मैं और चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं आखिर ये फ्लेक्सी कैप फंड होते क्या हैं। तो फ्लेक्सी कैप फंड का नाम ही जैसे सजेस्ट कर रहा है कि ये फ्लेक्सी कैप फंड है, मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर अवेलेबल है। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी किसके लिए है? तो इसके फंड मैनेजर के लिए है। मतलब कि जो फ्लेक्सी कैप फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं, तो जितने भी फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं उनके जो फंड मैनेजर हैं उनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो किसी भी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर स्टॉक वो चाहे तो अपना 100% जो एलोकेशन एसेट का है वो लार्ज कैप में वाले स्टॉक में लगा सकते हैं, या चाहे तो मिड कैप में लगा देंगे, या तो चाहे स्मॉल कैप में लगा देंगे, या वो अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा तीनों के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने फंड का एलोकेशन। तो उनके पास ये कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है, रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, अनलेस हमारा जो एक मल्टी कैप फंड नाम का फंड होता है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके जो फंड मैनेजर होते हैं उनके पास ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि उनको 25% मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है उनको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में करना ही होता है। जबकि हमारे फ्लेक्सी कैप के जो फंड मैनेजर होता है इनके पास कोई बाउंडेशन नहीं होती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। वो अपना सारा पैसा जिस भी चाहे मतलब किसी भी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा एडवांटेज होता है फ्लेक्सी कैप फंड के फंड मैनेजर के पास। क्योंकि अगर मार्केट का सेंटीमेंट मान लीजिए बेरिश चल रहा है तो वो लोग अपना जो फंड का जो एलोकेशन है वो थोड़ा लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि बेरिश साइकिल में हमारे जो लार्ज कैप होते हैं वो थोड़े कम गिरते हैं। और अगर मान लीजिए बुलिश सेंटीमेंट आने वाला है तो जो फ्लेक्सी कैप फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं वो अपना मोस्ट ऑफ द एलोकेशन जो एसेट का वो मिड कैप या स्मॉल कैप की तरफ कर देते हैं, क्योंकि अगर बुलिशनेस दिखाई दे रहा है तो स्मॉल कैप या मिड कैप काफ़ी ज़्यादा बढ़त दिखा सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि बहुत ही बेहतरीन फंड हो सकते हैं और डिफरेंट साइकिल के अकॉर्डिंग मार्केट के उनका जो एलोकेशन होता है वो चेंज होता रहता है। तो अगर ऐसे इन्वेस्टर जो कम से कम मिनिमम 3 to 5 ईयर का होराइजन रखते हैं और वो मॉडरेट टू हाई रिस्क को असेस कर सकते हैं, उनके लिए फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ही बेहतरीन फंड हो सकता है। तो फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है इसको समझने के बाद अब हम कंपेयर करने वाले हैं 3 बेहतरीन फ्लेक्सी कैप फंड, और हम इन तीनों में से भी सबसे बेहतरीन फंड कौन सा है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो 3 फंड लिए हैं उसमें सबसे पहला है पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप फंड, और दूसरा है हमारा क्वांट का फ्लेक्सी कैप, और तीसरा हमारा HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड। इन तीनों फंड को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं कि कौन सा फंड सबसे बेहतरीन होने वाला है। अगर सबसे पहले हम बात करें पहला पॉइंट हमारा जो है फंड एज का, कि कौन सा फंड कितना ज़्यादा पुराना है, तो पारंपरिक यहाँ पे 10 साल से चल रहा है, हमारा क्वांट और हमारा HDFC दोनों ही फंड लगभग 11 साल से चल रहे हैं। अब बात करते हैं हम फंड साइज की, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था। पारंपरिक का सबसे ज़्यादा AUM है जो कि लगभग 60,000 करोड़ का टच होने को है, और हमारे HDFC का 50,000 करोड़ टच होने को है। लेकिन यहाँ पे क्वांट का देखा जाए तो AUM बहुत ज़्यादा कम है, अभी इसने सिर्फ 4,000 ही क्रॉस करा है। मिनिमम SIP की बात करें तो हमारा पारंपरिक के लिए कम से कम 1,000 रुपीज़ से आप SIP शुरुआत कर सकते हैं, इससे कम में अवेलेबल नहीं है। क्वांट के लिए भी 1,000 चाहिए कम से कम, लेकिन आपके पास अगर कम पैसे हैं तो SIP आपका HDFC फ्लेक्सी कैप में सिर्फ 100 रुपीज़ से शुरू हो सकता है। और अगर अब मिनिमम लमसम की बात करें तो 1,000 चाहिए हमारे पारंपरिक के लिए, और मिनिमम 5,000 चाहिए हमारे क्वांट के लिए, और सिर्फ 100 रुपीज़ आप शुरुआत कर सकते हैं HDFC के फ्लेक्सी कैप फंड में लमसम के लिए। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पे सबसे कम एक्सपेंस रेशियो मुझे दिखाई दे रहा है पारंपरिक का, जो कि 0.56% है, और थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे HDFC का दिखाई दे रहा है अगर इन बाकी दो से कंपेयर किया जाए तो। बीच में हमारा क्वांट का है। एग्जिट लोड की बात करें तो 2% चार्ज कर रहा है यहाँ पर पारंपरिक, 1% चार्ज कर रहा है हमारा क्वांट, और 1% ही चार्ज कर रहा है हमारे HDFC। अभी जो 2% है इसके अंदर भी बाइफरफिकेशन है, मतलब कि यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड द्वारा। और वो क्या कंडीशन है एक बार हम टच करके देखते हैं। यहाँ लिखा गया है कि अगर आप 2% एग्जिट लोड चार्ज किया जाएगा अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं, पर 1% लगेगा अगर आप दूसरे साल में निकालते हैं। मतलब अगर 2 साल से आप पहले निकलते हैं तो 1% का चार्ज है, मतलब 1 साल क्रॉस हो चुका है लेकिन 2 साल अभी पूरा नहीं हुआ है तो आपको 1% देना पड़ेगा एग्जिट लोड। और अगर आप मान लीजिए 1 साल से पहले ही निकालते हैं तो आपको 2% देना पड़ेगा। और मान लीजिए कोई 2 साल तक रुक जाता है, कम से कम 2 साल, तो कोई एग्जिट लोड नहीं है। और हमारे क्वांट के अंदर दिखाया गया है सिर्फ 15 दिन। अगर आप सिर्फ 15 दिन तक भी इन्वेस्टेड रहते हैं उसके बाद आप एग्जिट करेंगे तो कोई एग्जिट लोड नहीं है। अगर 15 दिन से आप पहले निकलते हैं तो 1% पे करना पड़ेगा एग्जिट लोड। और HDFC की बात करें तो इसका 1 ईयर का है। अगर आप 1 साल से पहले निकलते हैं तो आपको 1% देना पड़ेगा एग्जिट लोड। अगर आप 1 साल तक कम से कम इन्वेस्टेड रहते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं है। तीनों फंड के अब हम बेंचमार्क की बात करते हैं तो तीनों फंड का जो बेंचमार्क है वो S&P BSE 500 है।
मतलब ये लोग टॉप 500 जो स्टॉक्स हैं हमारे S&P BSE में लिस्टेड, उनके उसको उन्होंने बेंचमार्क कंसिडर करा है। और अब तीनों ही फंड्स के बेसिक जानने के बाद अब हम तीनों ही फंड के रिटर्न्स को कंपेयर करने वाले हैं कि तीनों फंड ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किस तरह का रिटर्न जनरेट करके दिया इन्वेस्टर्स के लिए। तो हम देखें अगर 1 साल की पीरियड के दौरान इन तीनों ही फंड में सबसे बेहतर रिटर्न किसने दिया है, तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्वांट का 64% का रिटर्न जनरेट करके दिया इन्वेस्टर्स को इसने 1 साल की पीरियड के अंदर। पिछले 3 साल की बात की जाए तो यहाँ पर हमारा क्वांट अभी भी सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 34% के रिटर्न का आसपास बनाया है। और 5 ईयर की बात की जाए तो 5 ईयर के पीरियड में भी हमारे क्वांट ने 31% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, जो कि सबसे ज़्यादा है बाकी दो के मुकाबले। 10 साल में बात करें तो 10 ईयर में भी यहाँ पर क्वांट ही है जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है। और सिंस इंसेप्शन की बात करें तो सिंस इंसेप्शन में भी यहाँ पर क्वांट ने टॉप परफॉर्मेंस करके दिया है। तो यहाँ पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का AUM सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जो कि लगभग 60,000 करोड़ को टच करने वाला है, और हमारा HDFC का 50,000 करोड़ टच करने वाला है। लेकिन यहाँ पर रिटर्न वाइज अगर हम परफॉर्मेंस देखिए तो क्वांट का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस है। बाकी दो फंड जो है इसके आसपास भी नहीं टिक पा रहे हैं किसी भी पीरियड के दौरान। खैर हम आगे हम ये भी कंपेयर करने वाले हैं कि जो इतना ज़्यादा बढ़िया रिटर्न हमारे क्वांट का फ्लेक्सी कैप दिखाई दे रहा है, पर क्या इसने रिटर्न जो एक्स्ट्रा जनरेट करने की कोशिश करी है, क्या इसके लिए इसने एक्स्ट्रा रिस्क भी बहुत ज़्यादा असेस किया है या नहीं। तो हम इसके रिस्क को भी कंपेयर करेंगे इसके रिटर्न के साथ साथ। तो चलिए अब हम तीनों ही फंड्स के कुछ रेशियोज़ को एनालिसिस करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि किस फंड ने ज़्यादा रिस्क असेस किया है और किसने कम रिस्क लिया है, इसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है शार्प रेशो। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा जिसका शार्प रेशो ज़्यादा होगा वो बेहतरीन होगा, जिसका अल्फा ज़्यादा होगा वो भी बेहतरीन होगा, जिसका बीटा कम होगा वो बेहतरीन होगा, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा वो बेहतरीन होगा, जिसका इन्फॉर्मेशन रेशो ज़्यादा होगा वो बेहतरीन होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किसका क्या ज़्यादा अच्छा है। तो शार्प रेशो ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे शार्प रेशो सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है हमारे HDFC का। दूसरा हमारा पैरामीटर है अल्फा। अल्फा किससे ज़्यादा है, तो यहाँ पे अल्फा ज़्यादा है हमारा क्वांट का। उसके बाद देखते हैं हमारा बीटा यानी कि रिस्क कितना है। सबसे ज़्यादा रिस्क हमारा यहाँ पर क्वांट का दिखाई दे रहा है, तो हमें मिनिमम देखना है, तो मिनिमम हमारा कौन सा है, पराग पारिक बेस्ट है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की जाए तो ये भी हमारा रिस्क होता है, यहाँ पे देखना है तो रिस्क के मुकाबले यहाँ पे देखिए क्वांट का बहुत ज़्यादा रिस्क है, इससे रिटर्न ज़्यादा जनरेट करके दिया है, पर इसका रिस्क भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसका बीटा भी बहुत ज़्यादा है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसने रिटर्न भी ज़्यादा जनरेट करके दिया है। और हमारा कम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो हमारा सबसे कम पराग पारिक का है। इन्फॉर्मेशन रेशो सबसे ज़्यादा ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ हमारा सबसे ज़्यादा HDFC का है। तो यहाँ पर हमने रिस्क में देखा कि हमारा जो क्वांट है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने देखा था कि क्वांट का जो रिटर्न था वो भी ज़्यादा बेहतरीन था। अगर कोई ज़्यादा लेता है रिस्क तो चांसेस है कि वो रिटर्न भी ज़्यादा बना पाए, क्योंकि हमारा एक इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल भी होता है, हाई रिस्क जो वहाँ पे असेस करते हैं आप, वहाँ पे आपका हाई रिस्क रिटर्न बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर पराग पारिक ने देखा जाए तो हमारे HDFC से बेहतरीन रिटर्न बनाया था, और यहाँ पे उसके जो बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी बहुत कम है। तो हम बोल सकते हैं जो पराग पारिक है वो थोड़ा सा उस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है जो थोड़ा सा इक्विटी में रिटर्न मतलब फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पर थोड़ा सा वो बाकी फंड के मुकाबले कम रिस्क असेस करना चाहते हैं और रिटर्न में वो उनको ठीक ठाक रिटर्न मिल जाए, ऐसा रिटर्न वो चाहते हैं। तो और क्वांट एक उस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा बेहतरीन है जो थोड़ा एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट करता है और वो रिटर्न ज़्यादा जनरेट करने की कोशिश करता है, भले थोड़ा रिटर्न के लिए वो रिस्क ज़्यादा ले लें। और HDFC मुझे लगता है इसके रिटर्न में थोड़ा सा कमी थी बाकी के मुकाबले, और इसके कुछ पैरामीटर अच्छे थे, पर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर पराग ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है अगर सेफ्टी चाहिए तो, और आप थोड़ा एग्रेसिवली तैयार है इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो क्वांट भी अच्छा है। और HDFC के लिए मैं बोलूँगा ये बुरा नहीं है, ये इन दोनों के बीच में आता है। पराग पारिक से थोड़ा सा रिस्क है इसके अंदर, लेकिन क्वांट से थोड़ा रिटर्न भी कम है इसके अंदर, तो ये मीडियम बीच में हमारा HDFC फंड पड़ जाता है। अब तीनों ही फंड के हमने रिस्क और रिटर्न को असेस कर लिया, अब हम ज़रा देखते हैं कि इन तीनों ही फंड का पोर्टफोलियो किस तरह का है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें पराग पारिक का, तो इन्होंने लगभग 76 डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करा है, और क्वांट का 52 स्टॉक्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, और HDFC ने 46 में करा है। तो यहाँ पर जो हमारा पराग पारिक है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, और HDFC और क्वांट हमारा वेल डाइवर्सिफाइड हम बोल सकते हैं। टॉप 5 होल्डिंग की बात करें तो पराग पारिक का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो HDFC बैंक में हो रखा है, जबकि हमारा क्वांट में रिलायंस में सबसे ज़्यादा है जो कि लगभग 9.5% के आसपास है, और हमारा HDFC का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ICICI बैंक में जो कि 9% के आसपास है, और इनका HDFC बैंक में भी है जो कि 9% के आसपास का है। और यहाँ पे बाकी आप देख सकते हैं कि पावर ग्रिड और मारुति सुजुकी HCL ऐसे फर्दर इनके स्टॉक्स हैं जिनके अंदर इनके 4% 5% के आसपास के काफ़ी अच्छे रीजनेबल स्टेक इनके मौजूद है इन स्टॉक्स के अंदर। अब हम बात करें इनके सेक्टर्स के, इन्होंने कितने डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा पराग पारिक है उसने लगभग डिफरेंट 12 सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है।
डिफरेंट सेक्टर्स, मतलब कि फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, एफएमसीजी हो गया, आईटी हो गया, ऑटो हो गया, तो इन्होंने लगभग 12 डिफरेंट तरह के सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की है और हमारे अकाउंट ने 11 तरह के डिफरेंट करा है और हमारे एचडीएफसी ने 13 अलग अलग तरह के हमारे सेक्टर के अंदर एलोकेशन उन्होंने करा अपने फंड्स का। टॉप 3 अगर सेक्टर्स की बात की जाए तो यहाँ पे जो टॉप 3 सेक्टर्स हैं हम यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। एक सेकंड, यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज, हमारे जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा है हमारे पराग पारिक ने, जो कि लगभग 34% के आसपास का है। और फाइनेंशियल सर्विसेज में ही हमारे क्वांट ने भी करा है 25% और एचडीएफसी का लगभग 37% के आसपास का फाइनेंशियल सर्विसेज में। उसके बाद दूसरे नंबर पर इनका टेक आता है, जबकि हमारा क्वांट के अंदर बेसिक मटेरियल्स हैं और हमारे एचडीएफसी में जबकि इन्होंने हेल्थ केयर में लगा रखा है ज़्यादा। कंज्यूमर साइकिल्स के अंदर आता है पराग पारिक का, लेकिन हमारे क्वांट में 3rd नंबर पर एनर्जी है और हमारे एचडीएफसी का टेक के अंदर उन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लगभग 10% के आसपास का। तो ये था हमारे तीनों फंड का पोर्टफोलियो। अब हम तीनों फंड के पोर्टफोलियो का एनालिसिस करने के बाद अब हम जरा देखते हैं कि इनके फंड मैनेजर कौन कौन हैं। अब अगर आप म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स को कंपेयर कर रहे हैं और आपने अगर म्यूचुअल फंड के उनके जो फंड मैनेजर है उनके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करी, इसका मतलब आपका जो एनालिसिस है वो पूरा ही नहीं हुआ है। तो अभी हम बात करने वाले इनके फंड मैनेजर्स के बारे में। तो हमारा जो पराग पारिक है उनके यहाँ पे लगभग 5 फंड मैनेजर हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि राजीव और राज, मनसी, रौनक और रुकुन, यहाँ पे 5 तरह के फंड मैनेजर हैं। हम सबसे पुराने वाले की बात करेंगे, यहाँ पे 2 फंड मैनेजर बहुत ज़्यादा पुराने दिखाई दे रहे हैं, जो कि 2013 से कनेक्टेड है, हमारे राजीव ठक्कर, और 2013 से कनेक्टेड है हमारे रौनक ओनकार। तो ये 2013 से कनेक्टेड है, मतलब 10 साल 11 साल होने वाला है, 2024 चल रहा है। इसका मतलब ये है ये स्टार्टिंग से इस फंड से कनेक्टेड है और इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतरीन है। और अगर इतने लंबे टाइम पीरियड से अगर कोई फंड मैनेजर कनेक्टेड रहता है एक सेम फंड से, इसका मतलब उसने डिफरेंट मार्केट साइकिल को बड़ा ही अच्छे तरीके से उसने देखा है, सीखा है, समझा है, और चांसेस होता है कि हाँ ऐसे फंड मैनेजर के साथ हम विश्वास जता सकते हैं, वो शायद आगे भी इस तरह का काम करते रहें। पर यहाँ पे कुछ भी गारंटी नहीं होता है, पर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस मतलब काफ़ी लंबे टाइम से है, तो पॉसिबिलिटी है कि हाँ फंड अभी भी कंटिन्यू कर सकता है अच्छा। दूसरा हम बात करें अगर क्वांट की, तो यहाँ पे सबसे पुराना जो फंड मैनेजर 2019 से कनेक्टेड है, जो कि हमारे संजीव शर्मा है, और इसके अंदर एक ही फंड मैनेजर जो सबसे ज़्यादा पुराने हैं, जो कि लगभग 5 साल हो चुके हैं इनके। और हम बात करते हैं अगर अब एचडीएफसी के, तो इसमें सबसे पुराने फंड मैनेजर हमारे 2022 के ही हैं, मतलब यहाँ पे चेंज हो चुके हैं फंड मैनेजर। 2022 में जो कनेक्ट थे 2022 से जो कनेक्टेड है वो है रोशी जैन। इसका मतलब यहाँ पर एचडीएफसी ने अपने फंड मैनेजर रिसेंटली चेंज करे हैं, तभी इनके पुराने नहीं दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर क्वांट ने भी चेंज करा है, पर उनका एक जो फंड मैनेजर है वो काफ़ी पुराना है, जो कि संजीव शर्मा है, जो कि 5-6 साल हो चुके हैं इनके भी, और 19 से कनेक्टेड है। और लेकिन यहाँ पर जो पराग पारिक है उन्होंने बिल्कुल भी चेंज नहीं करा है, इनका स्टार्टिंग से ही लगभग 10 साल 11 साल होने वाले हैं, इनके 2 फंड मैनेजर अभी भी कनेक्टेड है, तो ये काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है अगर कोई से किसी म्यूचुअल फंड का अगर फंड मैनेजर चेंज नहीं होता है और वो कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहा है, तो ऐसे फंड्स काफ़ी बेहतरीन माने जाते हैं। तो अगर मैं वीडियो को कंक्लूड करूँ तो हम कह सकते हैं जो पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है उसके फंड मैनेजर भी काफ़ी पुराने हैं और उसका फंड का जो रिटर्न है वो भी काफ़ी अच्छा है, और उसका जो रिस्क है वो भी हमने देख लिया कि बाकी 2 के मुकाबले काफ़ी ठीक ठाक है। तो हम बोल सकते हैं जो पराग पारिक फंड है वो काफ़ी बेहतरीन दिखाई दे रहा है, पर फाइनल डिसीजन आपका ही है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप आपकी जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उनसे एक बार संपर्क जरूर कर सकते हैं, या फिर आप खुद के एनालिसिस भी और कर सकते हैं। दूसरा अगर हम क्वांट की बात करें तो उनका जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन दिखाई दे रहा है, पर उन्होंने रिटर्न जनरेट करने के लिए रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा लिया है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है। अगर आप थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं तो आपको ज़्यादा रिटर्न वाला मतलब क्वांट की तरफ जा सकते हैं, पर आपको थोड़ा सेफ्टी भी चाहिए और रिटर्न भी ठीक ठाक चाहिए तो पराग पारिक फंड काफ़ी बेहतरीन है, जिसके फंड मैनेजर भी काफ़ी पुराने हैं, तो जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी साइन प्रोवाइड कर रहा है हमें फ्लेक्सी कैप में, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एचडीएफसी जो है वो काफ़ी नाम है एचडीएफसी एएमसी का, लेकिन हमने देखा कि उसका जो रिटर्न है वो थोड़ा पराग और क्वांट के मुकाबले थोड़ा कम है। पर अगर आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टेड हैं तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, वो बुरा नहीं है। पर फाइनल डिसीजन आपका, अल्टीमेटली आप क्या डिसीजन लेना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ। सो उम्मीद है मैं आपकी काफ़ी कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर पाया हूँ, आपको हेल्प कर पाया हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।